तो गाइस ये जो आप मेरे पीछे मैप देख रहे हैं इसमें देखो कुछ देश कलर्ड हैं, ठीक है। आप ये बताएं कि ये किन किन देशों के कलर्ड देश हैं। जैसा कि आपने नाम, थंबनेल और टाइटल वगैरह सब जगह से तो जान ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो कलर्ड मैप, मतलब इस पूरे मैप में ये जितने भी कलर्ड कंट्रीज दिख रहे हैं, जैसे कि ये नीला वाला, ठीक है, रेड, ये ऑरेंज कलर का अपना प्यारा सा भारत जहां पर अभी हम लोग खड़े होकर के आप ये वीडियो देख रहे हो, ये ग्रीन कलर, और ये यहाँ पे ये कौन से ग्रुप का समूह है। तो चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसमें दोस्तों एक नया टॉपिक इस साल और आपका जुड़ गया है जो कि है ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स पहले केवल ब्रिक था, BRIC, इसमें एस जुड़ा 2010-11 में, 11 में जुड़ गया फिलहाल। तो इन सारी ब्रिक की क्या कार्यवाही रही, कैसे बहुत ज्यादा आगे पावरफुल बन रहा है, या फिर इसमें क्या क्या दरारें हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो सारी बातें जो भी हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि आपका नया टॉपिक चैप्टर में जुड़ा है और पिछले साल भी इसको जोड़ा गया था 2020-21 में, इस बार 2021-22 में भी ये जो है आपके चैप्टर नंबर 4 में ऐड है। लास्ट ईयर में इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार देखते हैं इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। खैर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए और आपका वो छूट जाए तो आपका काफी जो मार्क्स है उसका परसेंटेज डाउन हो सकता है। कहने का मतलब एक नंबर भी क्यों छोड़ना भाई, है ना। अगर एक वीडियो को देख करके आपका एक नंबर भी बन जा रहा है तो वो पूरा आपको लेना ही लेना है। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है ब्रिक्स से काफी ज्यादा टॉपिक पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले जो है ये फर्स्ट टाइम पर था, लोग इसको इतना जानते नहीं थे, बच्चे इतना ज़्यादा समझ नहीं पाए थे। कई बार टीचरों ने भी नहीं पढ़ाया इसको, मैंने देखा कई टीचरों ने इसको इग्नोर कर दिया। उनकी भी गलती नहीं यार, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा था सबका। खैर इस बार जो है सारे टीचरों का, सारे जो स्टूडेंट है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम से। तो आपको जो है पूरे के पूरे मार्क्स इस टॉपिक से तो लेकर के आने ही आने हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक जो है BRICS, ये टोटल 5 देशों से शब्द मिलकर के बना हुआ है। देखो यहाँ पर पहले B से शुरू होता है ब्राजील, R से रशिया, इंडिया I से, ठीक है, C से चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ये पांचों देशों के जो मैप के झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में आप इनको वर्ल्ड मैप पर भी ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर टोटल कुछ ये पॉइंट्स हैं, टॉपिक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना करके रखे हैं, एक प्रकार से कंटेंट इंडेक्स कह सकते हो। कि यहाँ पर हम परिचय पढ़ेंगे, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं, वो ब्रिक्स की शुरुआत और उद्देश्य कैसे, गठन कैसे हुआ था ये भी देखेंगे। इसके सहयोग के क्षेत्र क्या क्या है वो देखेंगे, इसके सामने चुनौतियां क्या क्या आती हैं और भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है। शिखर सम्मेलनों की सूची दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, उसके पीछे एक रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा चल करके। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स का परिचय से। देखो ब्रिक्स आखिर है क्या। ब्रिक्स दोस्तों दुनिया की 5 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, ये जितने भी आपने देखे जो नाम है BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनमें जो इनके शॉर्टकट नेम के लिए ब्रिक्स जो है वो यूज में लिया जाता है। ये अर्थव्यवस्थाएं अग्रणी हैं, आगे बढ़ रही हैं और बढ़ने का प्रयास कंटिन्यूअसली कर रही है। मे बी विश्व में सबसे पावरफुल इकोनॉमिकल सेक्टर के रूप में निकल करके आए, इसीलिए दोस्तों इनको अग्रणी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। ये दोस्तों कोई भी ना अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है ब्रिक्स, एक बात ध्यान से समझ लेना, ना तो ये कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ना तो ये कोई अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स जो है वो किसी संधि के तहत भी नहीं हुआ है, जैसे कि आपने लास्ट में अभी देखा था कि जो मैंने अभी आपको आसियान पढ़ाया था, या फिर उससे पहले मैंने आपको यूरोपीय संघ पढ़ाया था। तो ये सारे जो संगठन है दोस्तों वो एक संधि के तहत हुए थे, बट ब्रिक्स किसी भी संधि के तहत में नहीं हुआ। ब्रिक्स की जो अध्यक्षता होती है दोस्तों वो इसके नाम के अकॉर्डिंग, BRICS के अकॉर्डिंग, क्रमानुसार प्रत्येक देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो करता है हर साल। मतलब जैसे इस साल B, अगले साल R का, उसके अगले साल I का। तो इस हिसाब से दोस्तों नाम के अनुसार, क्रमानुसार नाम के अनुसार जो है इसकी अध्यक्षता हर देश पर एक एक साल के लिए डाली जाती है, ठीक है। ब्रिक्स इतना खास क्यों है, ऐसा क्या है कि हम भाई ब्रिक्स को इतना ज्यादा पावरफुल मान सकते हैं, या फिर ऐसा कहें कि ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कैसे हो सकता है। तो देखो सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दुनिया की लगभग जो 40% आबादी है दोस्तों वो इन्हीं 5 देशों में रहती है, इन्हीं 5 देशों में रहती है। उसमें से भी सबसे ज्यादा जो है वो चाइना और भारत में रहती है, वो तो आपको पता ही है। इसमें दोस्तों जो GDP है, वैश्विक सकल GDP, इसमें भी आप देख सकते हो कि जो ब्रिक्स है उसका टोटल 30% तक जो है भागीदारी है, 30% है, 30% तक की इसकी भागीदारी, इसमें हिस्सादारी जो है वो रहती है ब्रिक्स की। तो ये एक बहुत बड़ी बात बन जाती है कि इतना ज़्यादा उत्पादन अगर ब्रिक्स के 5 देश अकेले कर रहे हैं तो बाकी के सारे देश और इन 5 देशों की तुलना में आप समझ सकते हो कि इनकी इकोनॉमिकल जो
पोजीशन है वो कहाँ पर लाई करती होगी। दूसरा दोस्तों ये है कि ब्रिक्स जो है वो एशियाई रूप से, मुख्य रूप से एशियाई मान लो, लेकिन वैसे तो पूरे विश्व के लिए, सभी देशों के लिए आर्थिक इंजन के रूप में काम कर रहा है। अब आप पूछोगे आर्थिक इंजन भाई कैसे हो सकता है? देखो अभी ना हम लोग इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक मान के चलो आपके पास में कोई काम नहीं है, आप पूरी तरीके से बेरोजगार है प्रेजेंट टाइम पर, आप तो अभी फिलहाल पढ़ रहे हो लेकिन अभी भी तो बेरोजगार ही हुए, तो ऐसे में आपको अगर अभी काम करना हो तो आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने इनकम का स्रोत बनाने के लिए क्या करोगे? मैं एक दूसरा काम बता रहा हूं, आप हो सकता है कोई और आपके दिमाग में काम आ जाए। मैं जो काम बता रहा हूं वो ये है कि आपके यहाँ पर ना कंप्यूटर बहुत सारे ले आया जाए। मान के चलते हैं आप 5 कंप्यूटर खरीद लाए और 5 कंप्यूटरों को आपने इंटरनेट साइबर कैफे का काम शुरू कर दिया। अब साइबर कैफे से आपकी इनकम हो रही है और इनकम दिन दूनी रात चौगनी तरीके से बढ़ती चली आ रही है। एक दिन ऐसा हो रहा है कि आपकी डेली की जो इनकम है वो 1 लाख तक की पहुंच गई। अब आप 30 लाख रुपए अपना प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉफिट बचा पा रहे हो बिना इंटरनेट, बिना बिजली का खर्चा दिए हुए, वो अलग साइड कर दो, वो तो अलग से आ ही रहा है। तो अब आपके 30 लाख रुपए बच रहे हैं, आपने ग्रो किया ना। अब आप ये बताओ आपने ग्रो कहां से किया? आपने ग्रो किया इन कंप्यूटरों की मदद से, आपने ग्रो किया उस कंप्यूटर में बनने वाली रैम की मदद से, हार्ड डिस्क की मदद से, जो उसमें कल पुर्जे यूज हुए थे कंप्यूटरों में, उनकी मदद से। तो इस प्रकार से आपने ग्रो किया। अब जब आप 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप खर्चोगे भी तो ज्यादा ही ज्यादा। जब आप ज्यादा रुपए इधर उधर खर्च करोगे, जब आप ज्यादा रुपए इधर उधर चीजों को लगाओगे, आपकी इनकम से एक तो सरकार को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा क्योंकि वो भी आपकी इनकम से टैक्स लेंगे, है ना, ध्यान से समझो। और जो आपने चीजें खरीदी हैं दोस्तों महंगी महंगी, अब आपके पास ज्यादा पैसा है तो जाहिर सी बात आप ज्यादा खर्च करोगे, ज्यादा निवेश करोगे, उससे भी जो पैसा आएगा वो भी थोड़ा बहुत सरकार को जाएगा। आपने जो चीजें खरीदी उसमें जो टैक्स लगता है दोस्तों वो भी सरकार के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार को अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो दे रहे हो, ठीक है, उसके अब प्रॉफिट में आप भागीदार बन रहे हो। तो ऐसे ही सोचो, अगर आपने काम किया है, आपके अड़ोसी पड़ोसी या कहीं दूर दराज का व्यक्ति भी ऐसे ही काम कर रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप सरकार की हेल्प कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी कहां से आई थी? कंप्यूटर वगैरह कहां से आया था? इन्हीं दोस्तों देशों से आया था। ये जो ब्रिक्स के देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, भारत हो गया या फिर रशिया हो गया, इनमें काफी हद तक की टेक्नोलॉजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी यहीं पर बन रही है, बट जो सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी होने का कारण है वो है चाइना जैसे जो देश हैं दोस्तों, वो इकोनॉमिकल सेक्टर में, काफी सारी चीजों के सेक्टर में बहुत ज्यादा चीजें जो है इन्वेंशन करके, टेक्नोलॉजी की खोज करके, उनको बहुत सस्ता बना करके जो है हमारे सामने लेकर के आते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जब हमको चीज सस्ती मिलती है तो हम आगे चीजों को सस्ता प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसके कारण जो इकोनॉमी है वो दोस्तों अल्टीमेटली बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे चाइना जैसे देश जो हो गए दोस्तों, ये आर्थिक इंजन के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप मेडिकल के सेक्टर में देखोगे, ज्यादातर जो मशीनें बनी हुई हैं दोस्तों मेडिकल लाइन की, वो भी कहीं ना कहीं चाइना जैसे ही देशों से उनके प्रोडक्ट बन करके आए। अब यहाँ पर कुछ और भी मशीनें होंगी, टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों, जो कि जर्मनी या कुछ और देशों में बनती होगी, लेकिन उसमें भी जो प्रोडक्ट यूज में लिया जा रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो चाइना जैसे देशों में बनाया जाता हो। मैं चाइना जैसे देश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चाइना अकेला नहीं है, और भी कई सारे देश हैं। ताइवान जैसे देश हो गए दोस्तों, जहां पर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का काफी ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वहां पर बनाया जाता है, जिसके कारण पूरे दुनिया में सभी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती हो पाई है। और टेक्नोलॉजी के सस्ते होने से विकास तो दोस्तों बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो महत्वपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ये आर्थिक इंजन के रूप में जो ब्रिक्स के देश हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उभरता हुआ निवेश बाजार भी बन रहा है। उभरता हुआ निवेश बाजार मतलब आप जैसे ओला उबर की कंपनियों को देखो भारत में, इसके अलावा चाइना में अलीबाबा जैसी कंपनियां देखो, रशिया में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा अगर आप ब्राजील, साउथ एशिया जैसी कंट्रियों को देखोगे तो वहां पर भी दोस्तों काफी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंच रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हर एक फील्ड में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे उनमें कंपनियां बड़ी होती जाती हैं, जैसे जैसे उनमें जो दोस्तों प्रोडक्शन का काम बढ़ता जाता है, वहां पर निवेश करने का जो लोगों का नजरिया है वो भी बदलता जाता है। लोग वहां की निवेश करना शुरू कर देते हैं और वहां पर लोग निवेश करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इंडिया में कुछ लोगों ने निवेश किया और इंडिया के लोगों ने बाहर निवेश किया। तो ये निवेश का जो बाजार है दोस्तों
ये भी एक उभरता हुआ निवेश का बाजार है। ब्रिक्स काफ़ी बड़ा बाजार बनता जा रहा है और तो और वैश्विक शक्ति के रूप में भी हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है। इसीलिए ब्रिक्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खास है, चर्चा में है। अच्छा, ब्रिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी इसको भी समझ लेते हैं। 2001 में पहली बार दोस्तों इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन ये शुरू नहीं हुआ था। ध्यान रखना, 2001 में ये शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद में 2006 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा चल रही थी, तो जब महासभा दोस्तों खत्म हो गई, उसकी जो सामान्य बहस थी वो खत्म हो गई, तो उसके अंत में जो कुछ 4 विदेश मंत्री थे, 4 विदेश मंत्री, इन्होंने बैठ करके जो है ब्रिक्स की शुरुआत करने के बारे में सोचा कि चलो यार ब्रिक्स की शुरुआत करते हैं, और ब्रिक्स की इन्होंने शुरुआत की। अच्छा, ब्रिक्स की जो चर्चा थी वो किसने की थी, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आप नहीं बता पाए, बाय द वे आपको नहीं मिलता है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अपलोड होने की अगली वीडियो, जो शाम को 10 बजे वीडियो आएगी, उस वीडियो में जरूर बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिनअप भी कर दूंगा कि ब्रिक्स की शुरुआत की चर्चा किसने की थी। ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम छोड़ रहा हूँ। 2001 में ही इसकी चर्चा की थी उन्होंने। एक अर्थशास्त्री हैं, आप उनका नाम मेरे ख्याल से जानते होंगे, बहुत बार आपने उनका नाम सुन रखा होगा इधर उधर, बहुत ज़्यादा फेमस उनका नाम रहता है हमेशा। तो 2006 के अंत में 4 विदेश मंत्रियों ने दोस्तों वार्षिक बैठक के साथ में इसकी शुरुआत करी। इसके बाद में इनका ये निष्कर्ष निकला कि वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुख स्तरों पर इसका जो है आयोजन किया जाने लग गया, है ना। मतलब उन्होंने वहाँ पे प्लान किया 2006 में कि भाई ऐसा करते हैं, एक दूसरे देशों की हेल्प वगैरह शुरू करते हैं और आपस में एक ग्रुप बनाते हैं जो इकोनॉमिकल रूप से तेजी से डेवलप करे और डेवलपिंग जो पावर है, यानी कि विकास का जो पावर है, उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करे, बड़ा करे। तो इन्होंने पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो था दोस्तों वो 2009 में शुरू किया और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई कि जैसे जो वित्तीय संबंधी मामले हैं, एक दूसरे देशों की करेंसी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, करेंसी को ट्रांसफर करना, इजीली अवेलेबल कराना, ऐसी बहुत सारी बातें जो थी दोस्तों इस ब्रिक के पहले शिखर सम्मेलन में की गई। अभी ध्यान रखना, मैं केवल ब्रिक बोल रहा हूँ, ब्रिक्स नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने आमंत्रित किया, दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया कि भाई साहब आप भी हमारे देश में, हमारे इस देशों के ग्रुप में, ब्रिक में शामिल हो जाओ। तो 2010 में इन्होंने जब उसको बताया तो भाई 2011 की जो मीटिंग थी, क्योंकि इनकी मीटिंग हर साल होती है, ठीक, तो उसमें जो है दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और तब से जो दक्षिण अफ्रीका है वो भी ब्रिक का अच्छा खासा ग्रुप बन गया और तब से इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, सा लग गया, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि भाई ब्रिक के उद्देश्य क्या थे, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या थे, इसके गठन के उद्देश्य क्या थे, ऐसी क्या प्लानिंग इन्होंने की थी कि भाई हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक, उस ग्रुप के क्या काम होंगे, वो ग्रुप कौन से स्पेशल काम के लिए बनाया जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट था दोस्तों वो रखा, अधिक स्थायी तरीके से न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए जो है समूह के साथ में अलग अलग देशों के सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए, इसको जो शॉर्टकट में मैं समझाता हूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि अधिक स्थायी तरीके से विकास का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम लोग विकास के बारे में खूब सारी बातें करेंगे न्याय संगत तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमें कोई चीज मिल गई और वो अकेले मैंने यूज कर ली, हम सब मिल करके उसका अच्छे से यूज करेंगे और अच्छे तरीके से उसको प्रयोग लेंगे। अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विकसित हो रही है तो उसको आपके यहाँ पर भी जो है पहुंचाने की यथासंभव प्रयास करेंगे। और पारस्परिक रूप से, देखो पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे से मिलजुल करके विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, जो भी सहयोग बन सकेगा, एक दूसरे को देंगे, करवाएंगे, करेंगे खुद से। तो ये दोस्तों इनका जो था वो प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा इन्होंने ये उद्देश्य रखा कि ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सदस्य, तो प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है। मतलब ये ध्यान में रखेंगे कि भाई हमारे पास में 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्यों में हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है और हम विकास कितना कर पा रहे हैं। अगर आर्थिक स्थिति निम्न थी और विकास बहुत हो गया, इसका मतलब देश में टेक्नोलॉजी आ रही है। और कहीं बार आर्थिक स्थिति पहले से ऊंची थी और विकास भी उतना नहीं हो पाया, तो इसका मतलब उस देश में भी टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि वो विकास हो सके। तो बाकी के जो दूसरे देश हैं वो उस देश को थोड़ा समझाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ आप पीछे रह गए, आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि आप 100 रुपए से 1000 रुपए तक नहीं पहुंच पाए, मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी देश पहुंच गए तो आपको भी पहुंचना चाहिए था, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि आर्थिक स्थिति कैसी थी और विकास कितना हुआ है। इन चीजों को ध्यान में रख के उस पर निष्कर्ष निकाल के उसके बारे में कुछ डिसीजन वगैरह लिए जाएंगे। तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब दोस्तों ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं 5 के 5 जो प्रेजेंट टाइम पर, वो एक दूसरे की किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि
कि ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं दोस्तों 3 तरीकों से। पहला जो हो गया वो हो गया आर्थिक सहयोग, एक दूसरे की आर्थिक सहयोग करते हैं। दूसरा जो है उद्देश्य, मतलब जो दूसरा तरीका है वो है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। और तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा जो तरीका है एक दूसरे की हेल्प करने का, वो है राजनीतिक और सुरक्षात्मक सहयोग से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आर्थिक रूप से ये लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, या फिर ये कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से। तो यहां पर देखो, सबसे जो पहला प्रमुख पॉइंट है वो ये है कि व्यापार और निवेश को तेजी से बढ़ाने की हर यथासंभव प्रयास करना, कि कैसे हमारे यहाँ का जो बिजनेस है वो आपके यहाँ पर किया जा सकता है, हम अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो आपके देश में हो चाहे तो हमारे देश में हो। तो ये सारी बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि इन्होंने दोस्तों नवाचार सहयोग बनाने की कोशिश की है, सीमा शुल्क सहयोग बनाने की कोशिश की है। नवाचार का मतलब होता है हमारे यहाँ की जो सूचना है वो दोस्तों आपके देश में पहुंचाना, और आपके यहाँ की सूचनाओं को हमारे यहाँ पर पहुंचाना, सभी सदस्य देशों के यहाँ पहुंचाना। हालांकि चाइना जो है इस बात से थोड़ा खफा रहता है, चाइना के थोड़े दिमाग सटके हुए हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमारे यहाँ की न्यूज़ अगर कहीं चली आएगी तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे बात करते हैं सीमा शुल्क सहयोग। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो कस्टम ड्यूटीज होती है, जैसे कि कोई सामान यहाँ से वहाँ उस देश में आना जाना होगा, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा सीमा शुल्क लग जाता है। जैसे कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो सीमा शुल्क भी 100 रुपये लग गया, तो वो चीज़ हो गई 200 रुपये की। तो मान के चलो अगर कोई चीज़ चाइना में 50 रुपये की है और वो भारत आते आते 100 रुपये की ऐसी हो गई, फिर उस पर दुकानदार जो है 30 रुपये और ले लेगा, तो कुल मिलाकर के आपको वो चीज़ पड़ेगी 130 रुपये की। तो इस तरीके से जो सीमा शुल्क था 50 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये चीज दोस्तों नहीं कोशिश करी जाए कि, मतलब कोशिश की जाए कि ये चीज नहीं हो। तो सीमा शुल्क सहयोग हो, एक दूसरे का कम से कम लगे, विश्व व्यापार परिषद बनाया जाए जो कि एक दूसरे की बिजनेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रख सके, उसको रेगुलेट कर सके कि ये चीज इतने में बिकनी चाहिए, चीज ऐसे होनी चाहिए, या फिर ये चीज की कमी है। तो परिषद जो होता है उनके प्रमुख यही काम होता है दोस्तों कि उसको ध्यान में रखें। आकस्मिक रिजर्व समझौता, इसका मतलब कि अगर अचानक से कोई बात हो जाए तो उसके लिए कुछ और समझौते बना करके रखे गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये 5 देशों के बीच में दोस्तों सहयोग करके एक बैंक बनाई गई है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा सके। तो ये कुछ ऐसे सहयोग थे जो कि आर्थिक रूप से एक दूसरे के लिए एक सदस्य के रूप में किए जाते हैं, मतलब सभी सदस्यों के लिए किए जाते हैं। अगला दोस्तों जो सहयोग का क्षेत्र है वो है पीपल टू पीपल। पीपल टू पीपल के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि लोगों से लोग, मतलब लोगों के लोग या लोगों, जो भी आप समझ लो। तो पीपल टू पीपल इंग्लिश में ही कहने में मजा आ रहा है, हिंदी का इसका अनुवाद ना करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओवरऑल आप यहाँ पर ये देखो, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मूवीज फेमस है जो कि चाइना की हैं, ठीक है। हालांकि दक्षिण कोरिया की फेमस मूवी का नाम आप बताओ, हालांकि वेब सीरीज का नाम बताओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी पर्सनली, जिसमें क्राइम वगैरह बहुत तगड़े से दिखाया गया था। लेकिन फिर भी चाइना की मूवीज़ भी अपने भारत में बहुत फेमस है, और भारतीय जो मूवियाँ होती है दोस्तों वो चाइना में भी बहुत बड़े पर्दे पर, बहुत ज़्यादा स्क्रीनों पर एक साथ लगाई जाती हैं। तो सिर्फ फिल्म नहीं, यहाँ पर शिक्षा भी जो है दोस्तों, चाइनीज लोग अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, हम लोग चाइना में जाते हैं। जैसे कि आपको पीएचडी करनी हो केमिस्ट्री वगैरह से, बायोलॉजी वगैरह से, तो मोस्टली चांसेस हैं कि आप जो है यहाँ से चाइना का ही रुख करेंगे। इसके अलावा खेल जो हैं वो भी एक दूसरे देशों में खूब ज़्यादा खिलाए जाते हैं। संस्कृति के जो भी पार्ट होते हैं दोस्तों वो पढ़ाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ की संस्कृतियाँ चाइनीज़ लोग अच्छे से जानते हो, चाइनीज़ों की संस्कृति हमारे देश में कुछ हद तक की सिखाई जाती हैं। इसके अलावा युवाओं के निकट के सहयोग को बढ़ाने के हर एक संभव प्रयास जो हैं इन देशों द्वारा किए जाते हैं पीपल टू पीपल एक्सचेंज के। यहाँ पर दोस्तों खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना को बढ़ाने के लिए भी जो है काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं। खुलापन का मतलब ओपन रहो, कितना हद तक आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। समावेशिता का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को सहना, बर्दाश्त करना, या फिर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समाहित करते जाना। तो जैसे कि आप कोई एक ज्ञान समावेशित कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे सामने वाले लोगों की संस्कृतियाँ, उनके हाव भाव के तरीके, इन सारी चीज़ों को आप समावेशित करते हो। विविधता का मतलब होता है अलगाववाद। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग देशों से जब एक साथ जुट होते हैं तो उनका अलगाववाद दिखाई देता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन सब के लिए, सीखने की भावना को बढ़ाने के लिए दोस्तों आपसी पीपल टू पीपल सहयोग के लिए एक समझौता किया गया है जो कि एक सारे सदस्य एक दूसरे के साथ में करते हैं। इसके अलावा यंग डेवलपमेंट फॉरम, पार्लियामेंट फॉरम, ये फॉरम लिखा हुआ है, ठीक है, यह है डेवलपमेंट फॉरम, पार्लियामेंट फॉरम, ट्रेड यूनियन फॉरम, मीडिया फॉरम, ये सारे फॉरम भी चलाए गए हैं। फॉरम माने कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं जो कि एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करती हैं, हर एक सदस्यों के लिए काम करते हैं। हालांकि इसमें से मैंने चेक किया था, यंग डेवलपमेंट फॉर्म जो है दोस्तों, ये डिप्लोमेंट्स फॉर्म जो है, ये वेबसाइट अब काम नहीं कर रही है, लेकिन बाकी सारे जो फॉरम है बढ़िया से काम कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है सहयोग के क्षेत्र राजनीतिक और सुरक्षा के रूप में भी एक दूसरे के साथ में निभाए जाते हैं। जैसे कि विश्व को शांति के लिए
विश्व की शांति के लिए दोस्तों सुरक्षा और विकास और अधिक न्याय संगत रूप से निष्पक्ष रूप से सारे सदस्य जो हैं एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। और तो और घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह भी एक दूसरे को देते रहते हैं। साझा नीतिगत सलाह मतलब अगर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो गई तो सारे जो सदस्य हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए जो हद तक सलाह बन सकेगी वो सलाह दी जाएगी, सर्वोत्तम कार्य किए जाएंगे और इन सब के लिए कुछ ना कुछ अवसर प्रदान किए जाएंगे, है ना। तो ये सारा ब्रिक्स का दोस्तों राजनीतिक रूप से सहयोग है ताकि एक देश दूसरे देश की हेल्प कर सके। वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर भी ये जो ग्रुप है वो बल देता है और दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है अगर उसको विदेश नीतियां अपनी कुछ दूसरे देशों के साथ में साझा करनी है तो वो कहाँ जाकर करेगा, तो वो सबसे पहले ब्रिक्स में आते हैं और ब्रिक्स में अपनी नीतियों को साझा करते हैं, कुछ उन पर बयान लेते हैं, कुछ लोगों की सलाह लेते हैं और फिर उसके आधार पर कार्य करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हर एक चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब कि कुछ चीज़ों में या तो कुछ अच्छी बातें होती हैं और वहीं पर कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होती हैं। तो ब्रिक्स की हमने देखो कुछ अच्छी बातें तो जान ली, अब देखते हैं इसकी कुछ नेगेटिव बातों की तरफ में जो कि इसको कहीं हद तक आगे जाने से रोक लेती हैं या फिर आगे बढ़ने में उतना ज़्यादा तेजी नहीं दिखाती हैं, जिसके कारण ब्रिक्स जो है बहुत तेजी से फेमस हो जाए, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इससे जुड़ने की कोशिश करें। सबसे पहला जो कारण है वो दोस्तों इसका एक द्वीपीय होना। ब्रिक्स के अगर आप तीन देशों को देखोगे तो वो तीनों देश एक ही देश के हैं, जिसके कारण एक ही द्वीप के हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ की जो नीतियाँ हैं वो एक दूसरे को कई बार प्रभावित करती हैं। अगर कोई विकास की बातचीत अगर यहाँ पर रखनी हो तो वो भी जो है एक द्वीपीय होने के कारण प्रत्येक देश के आपसी कुछ रजामंदियां नहीं हो पाती, कुछ सहमतियां नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक द्वीपीय जो है वो नहीं होना चाहिए। इसको में दुनिया के जो अलग अलग देश हैं दोस्तों उसको भी शामिल होने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इनका जो एजेंडा है वो बहुत ही छोटा है। एजेंडा का मतलब होता है कि कौन सा मुद्दा लेकर के ये अपनी बात को डंके की चोट पर लेकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है इनके पास में हम जलवायु परिवर्तन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, हम वित्त विकास के ऊपर कार्य कर रहे हैं और संरचना आधारभूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एजेंडे हैं जिसके ऊपर दोस्तों दुनिया के तमाम देश जो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो उसके साथ में जुड़ नहीं रहे हैं। अगर ये फ्री वाईफाई जैसे कोई और बड़ी बड़ी मतलब मैं एक एजेंडा बता रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का एक एजेंडा था कि जैसे ही हम आएंगे सभी को फ्री वाईफाई उपलब्ध कराएंगे और उन्होंने कराया भी। दिल्ली में बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम था, बहुत बड़ा कदम था, ठीक है। तो ये एक एजेंडा था उनका कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे। इसी तरीके से इनको भी अपने कुछ एजेंडे रखने चाहिए, बड़े बड़े एजेंडे रखने चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वाईफाई की बात, क्योंकि ये तो एक देशों के लिए तो छोटी बात हो जाएगी, किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। तो इनको ये कार्य कराना चाहिए, विश्व को लेकर के बड़े बड़े नियम बनाने चाहिए, बड़े बड़े एजेंडे बनाने चाहिए, तो जिससे दुनिया के तमाम देश जो हैं इनके साथ में शामिल होंगे। एक इनमें और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, वो है डोकलाम को लेकर के। भारत और चाइना की बॉर्डर पर एक डोकलाम नाम की जगह, आप तो जानते होंगे 2017 का आपने अगर केस पढ़ा होगा तो 2016-17 में डोकलाम को लेकर के क्षेत्रीय विवाद हुआ था। तो वो विवाद ना ये लगने लग जाता है उस विवाद को देख करके कि भैया जो ब्रिक्स का सपना था कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, वो तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। भारत और चाइना तो आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, वो मतलब एक दूसरे को लड़ाई करके देख रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, विवाद हो रहा है उनका। जो ऐसा विवाद था कि वो बहुत बड़ा हो जाता है, युद्ध के रूप में सामने आता। तो इसको लेकर के जो है ब्रिक्स का जो शांति वाला पार्ट है वो कटता हुआ नजर आता है कि भाई यहाँ पर कोई शांति जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही। ब्रिक्स के दो सदस्य आपस में लड़ रहे हैं ना। तो डोकलाम जैसे जो विवाद है दोस्तों, ये ब्रिक्स को कहीं ना कहीं चुनौती देते हैं, उसकी जो उद्देश्य है उसको चुनौती देते हैं। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सहयोगी देश जो हैं वो भारत और चाइना के बीच में संघर्ष को बढ़ा सकते हैं। आपने चाइना का प्लान सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि वन बेल्ट वन रोड पर चाइना काम कर रहा है। वो सभी देशों से एक ही रोड को गुजारना चाहता है, जिसके तहत में काफ़ी सारे देश एक साथ जुड़ जाएं। उनका कहना है कि इससे इकोनॉमिकल जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि भारत इससे सहमत नहीं है और एक्चुअली में भारत को सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें हो जाएंगी अगर ऐसा होता है। तो वन बेल्ट वन रोड वाला कार्य अगर पूरा हो जाता है तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो भी इसको लेकर के सहयोगी देश हैं, ठीक है, जो भी इस चीज के समर्थी हैं, वो सारे भारत और चाइना के बीच में तनाव करवा सकते हैं, लड़ाई बढ़वा सकते हैं वन बेल्ट वन रोड या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है ब्रिक्स का कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब भारत और ब्रिक्स को लेकर के देख लेते हैं कुछ एक टॉपिक कि ब्रिक्स के कारण भारत को क्या क्या फायदे मिले। भाई भारत ब्रिक्स में शामिल है, अगर कुछ फायदा हुआ होगा तभी तो भारत उसमें शामिल है। तो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो ये है
कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे जो मुद्दे थे, जलवायु जैसे मुद्दे थे, जलवायु परिवर्तन जैसे, खाद्य सुरक्षा जैसे जो मुद्दे थे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में सुधार जैसे जो मुद्दे थे, उनसे उबरने में काफ़ी मदद मिली है ब्रिक्स के माध्यम से। और इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिली है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्रिक्स के माध्यम से इन सारे मुद्दों पर आसानी से जो है काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एनडीबी जो मैंने अभी आपको बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। इससे पहला ऋण जो है नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंस स्कीम के तहत में भारत के लिए दोस्तों $250 मिलियन की जो है हेल्प हो चुकी है भारत की एनडीबी बैंक के माध्यम से, जो कि इसी ब्रिक्स के माध्यम से ओपन हुआ है एनडीबी बैंक, जिसके बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ फायदे हैं जो कि ब्रिक्स से भारत उठा चुका है। तो ओवरऑल ये सारे जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो सारे मुद्दे हैं जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, चाहे चुनौतियाँ हो, चाहे अच्छाइयाँ हो, चाहे विशेषताएं हो, चाहे भारत के संबंध हो, ये सारे में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपकी बुक में पूछा जा सकता है, सॉरी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं, अच्छे से तैयारी कर लें, वीडियो को रिमाइंड करके भी देख लें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाऊंगा और अगली वीडियो में दोस्तों अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भारत, इजराइल और रूस के बारे में अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं भी कहेंगे तो भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वीडियो के अपलोड होने से शाम के 7 बजे तक इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपका जो भी डाउट होगा रात को 10 बजे की वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर ऐसा है तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो अगर नहीं किया तो कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।